बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 फिज़िक्स सेकंड एनुअल का पेपर, उसके सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन की ये वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन की वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड की है चैनल के ऊपर और आप लोगों ने देख भी लिया है। अच्छा, उसमें सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, उसका मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट किया है कि वो ऑप्शन रॉन्ग है, तो दोबारा सुन लें। वो मैंने एमसीक्यू जब सॉल्व किया था तो मैंने क्लियरली कहा था, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो इमेज की क्वालिटी, जो मेरे पास वो इमेज आ रहा था, उसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी थी। मैंने आपको क्लियरली कहा था मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, आप वीडियो में देख सकते हैं वो इमेज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा वहाँ। ये छोटा सा टू जो है माइनस का या प्लस का, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। तो जिस ऑप्शन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन के साथ, वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो वो ऑप्शन ए नहीं था, जो भी था वो करेक्ट कर लेना। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ एयर, तो एक्सपेंशन ऑफ एयर नहीं है वो। थर्मल क्लाइंबर्स जो हैं वो कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं एयर के, उन्हीं को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में नंबर 1 में आपने ये, इनमें थोड़ा थ्योरेटिकल काम है तो बता दूंगा क्या लिखना था आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट, गिव रीजन, मीटर रूल या वर्नियर कैलिपर। तो रीजन पहले लिखेंगे आपके वर्नियर कैलिपर, ये सिर्फ लिख देना काफी है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो ज्यादा सुटेबल है। अब रीजन में क्या लिखना है आपने, रीजन में लिखना है बिकॉज लीस्ट काउंट दोनों का बताना है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वो कितना होता है, इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि जो मीटर रूल है उसका आप बताएंगे, उसका होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में लिखते हैं तो इसका 0.1, इसका 1 मिलीमीटर है। तो जिसका स्मॉलर होता है तो आप लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर इज मच स्मॉलर देन द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल विच इज 0.1 सेंटीमीटर। काफी होगा ये। इसका ही जो साथ आया है ऑप्शन, व्हाट इज मेंट बाय कपल। तो कपल क्या होती है, जब टू इक्वल ऑपोजिट, टू इक्वल पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ये बातें लिखनी जरूरी है। टू इक्वल पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और वो एक्ट क्या करती है, एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम बॉडी, तो दे प्रोड्यूस अ रोटेशन। इस इफेक्ट को हम कपल का नाम देते हैं। और फिर आपने एक इक्वेशन डिराइव करनी थी कपल की, तो कपल की इक्वेशन थी टॉर्क ऑफ द कपल। टॉर्क ऑफ द कपल की इक्वेशन थी फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय जो दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ए बी। ये इक्वेशन आपने डिराइव करनी थी। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, शो दैट 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो जाकर पुरानी मेरी वीडियोस आपने जिन्होंने देखी है उन्होंने देखा ही होगा कि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन में से सेकंड या थर्ड में से एक इक्वेशन आएगी। तो ये थर्ड वाली का मुझे ज़्यादा चांस लग रहा था, वही आई है थर्ड वाली। अब इसमें एक थोड़ा सा उन्होंने ये काम किया है आपको थोड़ा सा पुट ऑफ करने के लिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ देखें, जो उन्होंने एरिया गिवन है ना, वो एरिया हाफ ए टी और एरिया वी आई टी, ये एरियाज दोनों, यानी ट्रायंगल का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया है, ये आप यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दोनों पुट नहीं करने आप। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हुए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के वक्त इसको एक फिगर मानना है। चले यहाँ बना ले, तो इसको एक पैरेललोग्राम आपने लेकर चलना है। यू विल कॉल इट अ पैरेललोग्राम। You will not divide this parallelogram into two figures, into a triangle and a rectangle. पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और टाइम्स द साइड व्हिच इज ज्वाइनिंग देम। तो ये है ओ डी, और ये है ओ ए, और ये है बी, और ये है यहाँ तक, ये पॉइंट है सी। तो मैंने ये कहा था कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम करना है, तो आपने लिखना था एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेलल सॉरी ट्रेपीजियम। तो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए प्लस बी डी, इनको डिवाइड बाय 2 करना है और उनको ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला होता है। अब ओ ए प्लस बी सी ओवर 2, तो ओ ए है इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, और बी सी जो था वो अब यहाँ पे हमने लिखना था वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और दोनों साइडों को पहले आप मैंने जो तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसको इसी तरह रहने दें और दोनों साइडों को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बी सी ओवर ओ डी से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइडों को, यानी इस साइड को भी और दूसरी साइड को भी, बी सी ओवर ओ डी से। ये इसमें एक पॉइंट था जो आपने याद रखना था, ताकि ये ओ डी और ओ डी कैंसिल हो जाए बस।
बाकी इसकी डेरिवेशन आप उस वीडियो में देख सकते हैं, दोबारा से उस पर टाइम अभी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी मैंने टॉपिक जब पहले चैप्टर कराया था तो मैंने उसको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ऑल द करेक्टली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये लिखना लाजमी है। All the correctly known digits and the first doubtful digits are called significant figures. What does increased number of significant figures in a measurement result show? अच्छा, उसके साथ एग्जाम्पल भी देनी थी। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मतलब बेवकूफ़ी की है। इसकी जगह ये क्वेश्चन वाला ठीक था। इसमें अब आपने बहुत सारी बातें बतानी है कि अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो वो रिजल्ट आपको क्या बताएगा, और साथ आप एग्जाम्पल भी देंगे। यहाँ बेसिकली आपने बताना था कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मोर प्रीसाइज मेजरमेंट, कि मेजरमेंट ज़्यादा प्रीसाइज हो गई। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक मीटर रूल से आपने रीडिंग ली है, लेट सपोज एक मीटर रूल से आपने एक लेंथ फाइंड आउट की है किसी चीज़ की, लेट से आपने मीटर रूल से 2.2 सेंटीमीटर ली है, और वही रीडिंग आपने वर्नियर कैलिपर से ली है 2.24 सेंटीमीटर। ये मीटर रूल से ली है और ये वर्नियर कैलिपर वीसी वर्नियर कैलिपर से ली है। तो इट हैज़ मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेंस दिस रीडिंग इज मोर प्रीसाइज। तो ये दो वैल्यूज़ लिखकर और साथ बता देना था कि जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा प्रीसाइज मेजरमेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी इफ़ यू आर नॉट श्योर। ये इसके साथ वाला आसान था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये फर्स्ट एनुअल में भी आया था। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। इनको डिफाइन करने का यही तरीका है, उनको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, जैसे फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बेस नहीं है वो डिराइव्ड है। प्रेशर है, मोमेंटम है, डेंसिटी है, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये करना चाहिए था आपको। लेकिन अगला भी बहुत आसान था, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करके बताया था वहाँ पे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैंने कहा था ऐसे कॉलम बना कर लिखता। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ डायरेक्शन भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए होते। पूरी बात लिखनी है, मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और स्केलर क्वांटिटीज़ की 2 एग्जांपल्स में यू कुड हैव रिटन एज स्पीड, टेम्परेचर। ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप फोर्स लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं। ये तमाम की तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन हमने ये वीडियो में अपनी डिटेल से ये टॉपिक किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का। एज एयर एस्केप्स आउट, तो मैंने वहाँ पे आपको मिसाल दी थी उसकी रॉकेट की, तो यहाँ वो एग्जांपल आ गई है बैलून की। तो स्टेट क्या करना था कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट सिस्टम। और एयर जब एस्केप करती है बैलून से, तो एयर जो है वो बैलून से बैकवर्ड्स एक ख़ास मोमेंटम के साथ निकलती है वो एयर। तो बिफोर द एयर वाज रिलीज्ड द टोटल मोमेंटम वाज 0। ये बात बतानी है कि बिफोर द बलून रिलीज्ड तो मोमेंटम 0 आपने बताना ज़रूरी है। तो जब रिलीज़ करेंगे तो एयर अगर बैकवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगी तो उसका कोई मोमेंटम होगा, तो आप ये बताएंगे उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व द मोमेंटम द बलून मूव्स इन अदर डायरेक्शन, ताकि दोनों को दोबारा से ऐड करें तो आंसर फिर से 0 ही आए, यानी टोटल मोमेंटम फिर से 0 ही आए। ये बताना ज़रूरी था। फिर है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑन व्हाट फैक्टर्स डज मोमेंट डिपेंड। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और फिर ऑन व्हाट फैक्टर्स डज मोमेंट डिपेंड, तो मोमेंट टॉर्क को ही तो कहते हैं। तो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो आप ये कहेंगे कि मोमेंट जो है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर, फोर्स पर और मोमेंट आर्म के ऊपर, कि डी को हम मोमेंट आर्म लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 5, इट इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये भी हमने पहला क्वेश्चन किया था सबसे पहली वीडियो में।
इनको चेंज करना है पॉइंट ओके 1 2 3 4 आई थिंक ये 4 ही हैं, लेट मी रीचेक 1 2 3 4 हाँ ठीक है। इसको आपने माइक्रोग्राम्स पे लिखना है। अच्छा तो माइक्रो क्या होता है जी? माइक्रो होता है 10 पावर -6। तो इसको डेसिमल को आपने 6 डिजिट राइट पे लेके जाना है बस। तो यहाँ पे पहले से कितने डिजिट्स मौजूद हैं देखिए 1 2 3 4 5, छठा तो नहीं है, छठा एक ज़ीरो को डाल दें। तो आपने इसको डेसिमल को लेकर जाना है 6 डिजिट्स आगे। यहाँ से 5 डिजिट तो आप यहाँ पे आ गए, एक ज़ीरो खुद से ऐड करके डेसिमल को इसके बाद लें, यानी लिख दें 20 इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा और ग्राम हो जाएगा। अब 10 पावर -6 को आप लिख दें माइक्रो, तो ये बन जाएगा 20 माइक्रो ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इतने मीटर को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करें। तो ये ज़ुबानी कर लेता हूँ मैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8 के बाद अगर डेसिमल आ जाए तो 10 पावर -9 हो जाता है मीटर। तो 10 पावर -9 नैनो ही होता है, तो इसको हटा के आप नैनो लिख दें तो ये 8.1 नैनोमीटर। अच्छा नेक्स्ट चूँकि थोड़ा सा टफ था तो ये अगर कर लिया तो बेहतर है, लेकिन वो भी देखते हैं। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। तो ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है। इस स्लोप की ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, ये वर्टिकल हाइट है। तो ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ एक साइक्लिस्ट पहुँचता है यहाँ, और उसकी यहाँ पर स्पीड है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द टोटल मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 60 kg। तो मास है 60 kg। तो आपने फाइंड आउट करनी है दोनों एनर्जीज। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh से आ जाएगा। तो m होता है 60, g है 10 और हाइट है 6, ये वर्टिकल हाइट लेनी, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 60 इंटू 10 600, 600 इंटू 6, 600 इंटू 6 करें तो ये आ जाता है 3600 जूल्स। ये हो गया पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ mv² वाला। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है 1/2 टाइम्स द मास टाइम्स द स्पीड स्क्वायर्ड। सो इट इज़ 1/2 टाइम्स 60 टाइम्स 1.5 स्क्वायर। तो 60/2 इज़ 30, तो 30 को आपने मल्टीप्लाई करना था 1.5 के स्क्वायर से। तो यू शुड गेट योर आंसर। तो ये आता है जी 67.5 जूल्स आता है ये वाली एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ 67.5 जूल्स। तो ये कम इसलिए होती है कि दरमियान में फ्रिक्शन की सूरत में एनर्जी लॉस भी हो जाता है। ये बहरहाल मुश्किल था दूसरे पार्ट के मुकाबले में। आगे चलें, आगे है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट द इक्वेशन फॉर ईच विद एस यूनिट। अच्छा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस होता है जी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट द इक्वेशन फॉर ईच, तो इक्वेशन यूनिट दोनों बातें लिख दी। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड देयर इज अ चेंज इन द लेंथ। तो स्ट्रेन होता है द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स ओवर द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। लेकिन पहले बताएंगे व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड देयर इज अ चेंज इन द लेंथ, सो द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द टू। और इसका यूनिट कोई भी नहीं होता। देखिए अगर ये मीटर में हो, ये भी मीटर में हो, तो मीटर मीटर कैंसिल, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट लिखना ज़रूरी है। आसान था ये भी। नेक्स्ट इसके साथ है व्हाट इज मीन्ड बाय हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका कल ही मैंने वीडियो में हिंट दिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैसे दिया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या है? तो देखिए फ़र्क लफ्ज़ स्पेसिफिक का है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या चीज़ स्पेसिफिक है? मास, मास 1 kg, ये यूनिट कहते हैं उसको, यूनिट मास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो द हीट गिवन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। तो यहाँ 1 kg मास का होना ज़रूरी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी में 1 kg होना
ज़रूरी नहीं है। फार्मूला आप बना सकते हैं Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T, यहाँ से आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू Q ओवर M डेल्टा T, ये इसका फार्मूला होता है। और जो हीट कैपेसिटी है उसका फार्मूला, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको आप अगर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला आ जाता है। साथ फार्मूला भी लिख दें, काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद है राइट द इक्वेशन मैंने दोनों की लिख दी है। नेक्स्ट इज़ नंबर 7, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कल परसों में ये भी वीडियो में किया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इस किस्म की प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास बनती है। हाउ इज इट कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो थर्ड लॉ के साथ किस तरह इसका ताल्लुक बनता है? तो अगर हमारे पास दो मैसेज हैं M1 और M1 और M2 है, तो आपने ये बताना था कि द फोर्स, याद होगा आपको, यहाँ भी मैंने डिटेल से बताया था कि ये वाला मैस M1 जो है वो M2 को अपनी तरफ खींचेगा, और मैं डिफरेंट कलर से वो एरोज बना के बताए थे कि जो फोर्स M1 M2 पे लगाएगा उसको हम 1-2 कहेंगे, और जो फोर्स M2 M1 पे लगाएगा उसको हम M21 कह देंगे। डिफरेंट कलर से भी मैंने बता दिया। तो दीज टू फोर्सेज आर equal and opposite and they are acting on two different masses, equal, opposite and acting on two different masses, hence it is in accordance with the Newton's third law of motion। तो ये बताना ज़रूरी था कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, और दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ही है। स्टेट आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, ये भी हमने कल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पेपर में आ गया क्वेश्चन। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल वाज के व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करें फुली और पार्शली तो उसके ऊपर एक बायोंट फोर्स लगती है, और वो जो बायोंट फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। What happens when an air filled balloon is released under the water and why? अब ये इसमें इजाफी एक चीज़ पूछ ली कि ये पानी का लेवल है, समझ लें। तो पानी के अंदर आपने एक बलून को ऐसे करके हवा भर के तो उसको फेंक दिया, तो जैसे ही आपने पानी के अंदर इसको डुबोया है, एयर फील्ड है, तो ये थोड़ी देर बाद फ़ौरन से ऐसे ऊपर को आ जाएगा। अब ये ऊपर को क्यों आएगा? ऊपर को इसलिए आएगा कि इसके ऊपर जो बायोंट फोर्स या अप थ्रस्ट लग रही है, वो बायोंट फोर्स इसके वेट से ज़्यादा है। इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ, तो बायोंट फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है, अब नेट जब भी दो फोर्सेज होंगी तो हम क्या करेंगे? नेट निकालेंगे, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, इसके ऊपर नेट फोर्स बड़ी वाली फोर्स की तरफ लगती है, वो इसको ऊपर की तरफ ले आएगी। ये रीज़न है इसका। अच्छा जी, उसके बाद है द साइकिल स्टॉप्स वेरी क्विकली व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, गिव रीज़न इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। तो साइकिल के जो ब्रेक शूज़ हैं, देयर इज फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द ब्रेक शूज़ and the rim of the cycle, so due to that friction there is an opposing force। उस फ्रिक्शन की वजह से जो रोटेट कर रहा था वो व्हील, अब वो जब यहाँ पे ब्रेक शूज़ के साथ टच होना शुरू हो जाएगा तो एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, यानी साइकिल अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो अपोजिंग फोर्स जो लगेगी फ्रिक्शन वो इस डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाएगा और रुक जाएगा बाइसिकल। लेकिन ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, दोनों ही थ्योरेटिकल ही हैं, तो इसमें अगर आपकी वर्डिंग ठीक होगी तो पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उनमें ज़्यादा चांस होता है फुल मार्क्स का। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये ज़्यादा आसान था। तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में हम ये बताते हैं कि जो भी सरफेस जिस सरफेस से इवेपोरेशन हो रही है, तो ये अगर वाटर की सरफेस है तो इसकी सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यू मस्ट टेल कि यहाँ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लो एनर्जी। नीचे वाले मॉलिक्यूल सबके पास एनर्जी कम होती है, तो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एस्केप कर जाएंगे, एस्केप करके हाई वाले सारे एस्केप कर गए, पीछे कौन से रह गए? लो एनर्जी वाले। तो वो लो एनर्जी वाले क्या प्रोड्यूस करेंगे? कूलिंग। तो वो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9, a brass rod of 1 meter long at 0 degree Celsius, find its length at 30 degree Celsius, coefficient of linear expansion of brass is this। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है L इक्वल्स टू 1 मीटर है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 वो है 0 डिग्री सेल्सियस,
और फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो T2 जो है वो आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपने फाइंड आउट करना है L2 फाइंड आउट करना है, नई लेंथ जो आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऊपर आप एक्सपेंशन वाला फार्मूला लगा देंगे, वो पेपर में फार्मूला सारे गिवन हैं। तो फार्मूला क्या है, वो है L इक्वल्स टू L1 या L0, इसको L0 कहा है, L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फार्मूला है। L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो L0 1 मीटर है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी आई थिंक गिवन है 1.9 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 5 टाइम्स द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज 30 का आ गया। ये सब कुछ पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें, अगर आप 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो आंसर आता है 1.00057। तो इसका मतलब है जो लेंथ नहीं आएगी वो आएगी 1.00057 मीटर्स। तो ज़ाहिर है पहले 1 थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू GMM और R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू mg। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना था, ये भी हमने कल किया था कि जब आप मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके मुताबिक जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उनकी फोर्स आपको गिवन है F इक्वल्स टू GM इंटू M ओवर R स्क्वायर, और दूसरी फोर्स पे खुद ही उन्होंने बता दिया F इक्वल्स टू mg है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें तो GMM ओवर R स्क्वायर इक्वल्स टू M इंटू G, M और M कैंसिल, इसमें से आप कैपिटल M को सब्जेक्ट बना दें तो ये बन जाएगा जी GR स्क्वायर ओवर कैपिटल G। इसमें वैल्यूज पुट करें तो मास ऑफ अर्थ आता है 6 इंटू 10 रेज़ पावर 24 kg। ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और उससे रिलेटेड उसका चॉइस वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक। तो अगर एक कम्प्लीटली सर्कुलर ट्रैक के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, जैसे एक स्टोन है आप उसको टाई करें एक स्टोन को किसी भी थ्रेड के साथ और उसको फिर घुमाना शुरू करें, तो उसका मोशन होगा सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा अबाउट इट्स फिक्स्ड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे एक सीलिंग फैन है, इसकी एग्जांपल आप दे देंगे। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। अच्छा, इन दोनों में टाइप ऑफ मोशन भी बताना है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो ये है सर्कुलर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ये है रोटेटरी। आसान सा काम। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। ये भी आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था ऐसे कॉलम बनाएं, कॉलम बना के मास इधर लिखें, वेट इधर लिखें, मास में उसकी पहले डेफिनेशन लिखें, फिर वेट की डेफिनेशन, फिर दोनों का यूनिट लिखें, इसका केजी है, इसका न्यूटन है। उसके बाद मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, ये लाजमी लिखें, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, लेकिन ये सेम नहीं रहता, इट डज़ नॉट रिमेन सेम बिकॉज ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी जहाँ जिस प्लैनेट पे डिफरेंट होगी, जिस हाइट पे डिफरेंट होगी, वहाँ वेट भी डिफरेंट हो जाएगा। मास को मेजर करने के लिए आप ऑर्डिनरी बैलेंस यूज़ करते हैं, वेइंग बैलेंस करते हैं उसको। इसके लिए आप यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर, स्प्रिंग बैलेंस या न्यूटन मीटर, या इनके आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। डिफरेंस के लिए दोनों के यूनिट्स भी लिख सकते हैं। एक का यूनिट, अच्छा ऊपर मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया वैसे। तो ये मास और वेट का बड़ा आसान सा सवाल था, दोनों ही खैर आसान थे। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100% बाय गिविंग फार्मूला टू फाइंड परसेंटेज। अच्छा, ये भी मैंने एक उस डायग्राम बना के बताया था। तो ऐसे एक डायग्राम मैंने बनाई थी, अगर आपको याद हो जिन्होंने वीडियो देखी है, कि अगर आप एक इनपुट एनर्जी दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो उस एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो जो हमें चाहिए, एक हिस्सा वो जो हमें नहीं चाहिए। और मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी एक कार के इंजन की, कि कार का इंजन जो है वो हीट जो लेता है, जो एनर्जी जो लेता है पेट्रोल की सूरत में, उस एनर्जी के दो हिस्से करता है। एक वो साउंड और हीट प्रोड्यूस करता है, वो हमें नहीं चाहिए, और एक गाड़ी को चलाता है।
तो जो इनपुट एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा अनवांटेड एनर्जी की सूरत में नॉन यूज़फुल, इसको बोलेंगे नॉन यूज़फुल एनर्जी की सूरत में होता है। जो यूज़फुल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है। तो जो ये वेस्टेड है, नॉन यूज़फुल है, ये हमेशा होता है फ्रिक्शन की वजह से। कभी ऐसा कोई मशीन आज तक दुनिया में नहीं बनी जो कि सारी की सारी इनपुट एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। सो देयर इज़ ऑलवेज एनर्जी लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फार्मूला परसेंटेज एफिशिएंसी का, इसीलिए जब हम परसेंटेज एफिशिएंसी लिखते हैं तो हम लिखते हैं यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट। यूज़फुल आउटपुट को टोटल इनपुट से और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। अच्छा जी, ये इसके आंसर में आपने लिख देना, फार्मूला लिख देना है और ये बताना है कि यहाँ एनर्जी वेस्ट भी हो रही है। नेक्स्ट इसका है हाउ कैन द हाउसेज बी केप्ट वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। तो आप वेंटिलेटर्स यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं समर में, और समर में आप यूज़ करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। हीट की कन्वेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि गर्मियों में जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर को उठती है, हल्की हो जाती है, ऊपर को उठती है। तो अगर आपके घर में वो हैं रोशनदान है, वेंटिलेटर्स हैं, वेंट से हवा वो गर्म वाली बाहर चली जाएगी। और अगर साथ ही कमरों के अंदर खिड़कियां हैं, अगर विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ से ये ठंडी हवा अंदर आएगी। तो ठंडी हवा अंदर आएगी, गर्म ऊपर जाएगी, तो आपका कमरा, आपका घर जो है वो गर्मियों में ठंडा रहेगा। तो यूजिंग वेंटिलेटर्स एंड विंडोज़ causes the room to be cool because of convection. Or what happens in winters though? In winters you'd close the windows, close the doors so that the heat does not escape. Heat escape ना करे, हीट एस्केप होने से आपने बचानी है। तो you'd use poor conductors और आप यूज़ करेंगे रेडिएशन ऑफ सन वगैरह को, रेडिएशन फ्रॉम द हीटर्स वगैरह को। यहाँ रेडिएशन का इस्तेमाल है, वहाँ कन्वेक्शन का इस्तेमाल है। अगेन थ्योरेटिकल था, इसके बजाय अगर आपने बेहतर है कि ये कर दिया हो एफिशिएंसी वाला, बल्कि दोनों एक जैसे ही हैं तकरीबन। तो ये आपके सेक्शन बी के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस मैंने 28 मिनट के अंदर पूरे कर दिए हैं जितने हो सकते थे। बाकी सेक्शन सी की एक और अलग वीडियो बनाता हूँ, तो सेक्शन सी वाली वीडियो अलग से बना के अपलोड करूँगा। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।